आदाब जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ी खबर हमने कल चलाई। एक बच्चे की एक निजी अस्पताल में जचगी के बाद मौत हुई। इल्ज़ाम ये लगाया गया उसके वालिदैन की तरफ से कि बच्चे की सही निगहदाश्त उस निजी अस्पताल में नहीं हुई और जिसकी वजह से बाद में उनको एक ऐसा मसला पेश हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इल्ज़ाम अपनी जगह और इस पे एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है। आज हमारा मौजू है कि सरकारी तो अस्पताल तो हैं ही, उनसे बहुत सारे लोगों को ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे अच्छी निगहदाश्त हो। और अगर यहाँ पे भी मामला सरकारी अस्पतालों से बदतर हो और मरीजों को बाद में वही सरकारी अस्पतालों में ले जाना पड़े, तो इससे बदकिस्मती और हो नहीं सकती। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर। ये एक ब्रैकेट में नहीं है क्योंकि ये कई काम करते हैं, समाजी कारकुन है, माहौलियाती कारकुन है, आरटीआई के साथ एक लंबे दौर के लिए मुंसलिक रहे। हमारे साथ उमर धर है, सदर है डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन के, और जो ये फील्ड है इसमें इनकी अच्छी खासी महारत है, कहाँ पे क्या होता है और क्यों होता है, इसी मौजू पे आज बात करेंगे। शुरू मैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर से करूंगा। डॉक्टर मुजफ्फर, मुझे ये बताइएगा कि कुछ डॉक्टरों से हम कल से फोन हमें ये आ रहे हैं कि ऐसा होता है, क्या कश्मीर में ऐसा कभी कभी होता है? क्या वाकई ऐसा है कि कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं, या एबरेशन है, या फिर एक रूटीन है? देखिए शबीर साहब, जहां तक कल का जो ये वाकया हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे वाक़ात बहुत सारे हुए। आपने देखा होगा, आपने खुद ही रिपोर्ट किया था उसको, जब हमारे एलडी हॉस्पिटल, यहाँ पे डलदद हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे जो यहाँ का जचगी का हॉस्पिटल है, जहाँ पे डिलीवरियाँ होती हैं फीमेल्स की, लेडीज की, और बहुत बड़ा अस्पताल है अंडर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। फिर आपने देखा उस कुपवारा का बेचारा गरीब गुजर बेचारे, उसकी क्या हालत हुई वहां पे, कैसे वगैरह वगैरह, आपको पूरा बाद में क्या हुआ उसका, आज तक बेचारे को मतलब कोई इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त मीडिया ने भी हाईलाइट किया, हर किसी ने किया, बाद में वो जंग हार गया बेचारा। ऐसे ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो है, वहां पे अगर कहीं पे वहां पे उन्होंने फैसिलिटी रखी है जचगी की, गायनेकोलॉजिस्ट है, वहां पे डिलीवरी होती है, वहां एनेस्थेटिस्ट भी है, बट वहां पे पीडियाट्रिशियन नहीं, वहां पे नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं। अगर बच्चा पैदा हो जाएगा वहां पे, उसमें अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी, उसको इंक्यूबेटर में डालना है, उसको कोई और ट्रीटमेंट करना है, फिर हमको ऑन कॉल जो है डॉक्टर मंगाना पड़ता है, या उसको फिर उस हॉस्पिटल से, हमारा जो यहाँ पे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हमारा है, बच्चों का हॉस्पिटल है, जीपी पंत हॉस्पिटल, वहां ले जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। कितने केसेस हमारे यहाँ पे जीपी पंत अस्पताल में है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पे, उनके पेरेंट्स साथ में होते हैं। काश ऐसा हमारा सिस्टम इन प्लेस ऐसा होता है कि जहां पे भी गायनेकोलॉजिस्ट है, जहां पे आपके पास ऑपरेशन थिएटर है, जहां पे डिलीवरीज होती हैं, सिजेरियन सेक्शन होती है, या नॉर्मल डिलीवरीज पहले होती ही नहीं, तो अगर वहां पे जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या हमने वो मैकेनिज्म तैयार करके रखा है कि हम उस बच्चे को वहीं ट्रीट कर सके? ये कहां का इंसाफ है कि आप फिर वहां से ऑन कॉल डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर वो आएगा, फिर डॉक्टर बोलेगा कभी कभी आप वीडियो कॉल करो, आप इसका फोटो भेजो। मुझे लगता नहीं ये सही बात है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में बिल्कुल संजीदगी से जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानी जान का मसला है। अगर कहीं सड़क ठीक नहीं बने, अगर कहीं बिजली का खंभा ठीक नहीं लगे, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जान चली गई तो चली गई, इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं आप? इतना पैसा, इतना बजट सरकार एलोकेट करती है हेल्थ सेक्टर के लिए, इतने हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बन गए, चाहे राजौरी में, चाहे डोडा में, चाहे श्रीनगर में तो है ही, फिर बारामूला में, अनंतनाग में, इतना पैसा, इतना बजट, और कोविड के बाद तो ज्यादा ही बजट बढ़ गया हमारे हेल्थ सेक्टर में। अभी भी जो है हमारा हेल्थ सेक्टर जो है पीछे है। अब जो बहुत सारे लोग जो इस फैटर्निटी के साथ
वाबस्ता, वो बोलेंगे नहीं जी ये कैसे कर सकते हैं आप, फिर ऐसा करते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं। जब तक कि हम हेल्दी क्रिटिसिज्म न करें, जब तक कि हम इन चीजों को डिस्कस और डिबेट न करें, हमारा हेल्थ का सिस्टम कैसे स्ट्रीमलाइन होगा? इस पे डिबेट करना जरूरी है, इस पे बात करना जरूरी है, इस इशू को मुद्दा बनाना जरूरी है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपने इसको रिपोर्ट किया और अच्छे से रिपोर्ट किया, और फिर इस पे जो है आप डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, बात करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा जी। हमारे साथ उमर धर हैं। जो प्राइवेट अस्पतालों का निजाम है ये कैसे चलता है और इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा होती है? उमर, मुझे एक चीज बताइएगा, अगर कोई यहाँ पे ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं जहाँ पे ये मैटरनिटी सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे जचगी होती है, क्या वहाँ पे यही आरजी स्टाफ पे काम चलाया जा रहा है? लगता तो ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी तो बात नहीं है। जो यहाँ की नर्सिंग होम्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस वो कर रहे हैं या प्राइवेट सर्विस दे रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा किसी बेबी की डेथ हो। अब जब होती है तो ये बड़ा एक सानिया पेश आता है, और ये उस एक आदमी के साथ नहीं, ये पूरे कुंबे के साथ आता है। उसका ननिहाल जुड़ा होता है, उसके मासियाँ जुड़ी होती हैं या उसके दूसरे रिश्तेदार। ये हमारे लिए भी उस वक्त एक सानिया पैदा हो जाता है जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है। ऐसी लापरवाही मुझे नहीं लगता है डॉक्टर या नर्सेज करेंगे कि जिससे अल्लाह न करे कि किसी बच्चे की मौत हो। अब ये अनफॉर्चुनेट किसी वक्त बच्चे को प्रॉब्लम होती है, किसी वक्त मदर को प्रॉब्लम होती है। हो सकता है किसी वक्त कहीं जगह ये भी हो सकता है कि कहीं लापरवाही हो सकती है किसी बच्चे। 1 मिनट, जिस केस की हम बात करें उमर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जो यहाँ पे प्राइवेट इदारे हैं, क्या वहां पे वही डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते जो सरकारी अस्पतालों में दिन भर होते हैं? क्या वहां पे 1 मिनट, क्या वहां पे पीडियाट्रिशियन हैं परमानेंट? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले एक चीज है, हमारे जो नर्सिंग होम जो श्रीनगर या जम्मू में है, किसी जगह पीडियाट्रिशियन उनके पास अवेलेबल हैं जो प्राइवेट सेक्टर में फुली टाइम काम करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो हॉस्पिटल से वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो हॉस्पिटल जब उनका ऑफ हो जाता है उसके बाद वो वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो केयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी इमरजेंसी हो जाती है वो ऑन कॉल डॉक्टर को लाते हैं उसी वक्त, जैसे इंस्टीट्यूट में होता है या जैसे ललदद में ऑन कॉल कंसल्टेंट होता है, वो उस वक्त कंसल्टेंट। 1 मिनट, मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे की सही परवरिश नहीं की, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस को कोर्ट में अक्सर डॉक्टर ये समझते हैं कि शायद ये प्रूव नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्या इस केस में जो हुआ, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन वहां पे मौजूद नहीं था, क्या ये लापरवाही नहीं है? नहीं, ये तो लापरवाही है अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो अच्छी बात है जो आपने आज कदम छेड़ा है, इसमें राजा मुजफ्फर साहब को जो आपने लाया है, डॉक्टर साहब को, वो भी इस पर, वो तो माशाल्लाह हर एक सोशल इशू पे बात करते हैं। ये भी एक इशू है। हेल्थ जो है ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। हेल्थ, पुलिस और फायर इमरजेंसी ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है इंटरनेशनल जो हमारी कंट्रीज है वहाँ पे। माशाल्लाह यहाँ पे भी अब डे बाय डे होने लगा है। जब ऐसे लोग इसमें इंटरवीन करेंगे, राजा मुजफ्फर साहब जैसे, तो ये माशाल्लाह स्ट्रीमलाइन पे आ सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो भी पीडियाट्रिशियन वहां काम करते हैं वो सरकारी अस्पतालों पे होते हैं, दिन में वो वहां होते हैं। एक दूसरा ये कि जो भी वहां एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं या जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरीज करते हैं, जो अक्सर LSCS ही करते हैं, वो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, क्या वो इंसाफ कर सकते हैं? ऐसी कॉल पे एक बच्चा पैदा हुआ, सुबह डॉक्टर ने आके उसको नजर दी, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हुई जैसा इस केस में हुआ, तो उस वक्त अगर डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो कहता है कि मैं कहीं और हूं, मैं नहीं आ सकता, क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? आप ही बताएं। नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब चाहे जम्मू के हैं चाहे श्रीनगर के हैं, वो इस पे निगरानी रख रहे हैं। ये आज का वाक़ा नहीं है, कम से कम इससे पहले भी ये वाक़ा हुए हैं। आज का वाक़ा उन बेचारों पर बहुत सानिया गुजरा है, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सही क्या लगे, गलत क्या हो, वो फ़र्क होना चाहिए। और एक बात मेरी रहेगी है, अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कोई करना चाहता है उसके लिए बेहतर है अगर वो हॉस्पिटल को छोड़ ही दे, वो खाली प्राइवेट सेक्टर में काम करे। प्राइवेट सेक्टर अलग होना चाहिए और हॉस्पिटल सेक्शन अलग होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी आप देख लीजिए, कोई डॉक्टर कभी एब्सेंट होता है, कोई डॉक्टर कभी आता है, कोई नहीं आता है। वहां पर
पर भी कभी कभी मरीज सफ़र करता है। प्राइवेट सेक्टर में भी नेचुरली मरीज सफ़र करेगा जब डॉक्टर 4-5 बजे आएगा हॉस्पिटल, क्योंकि वो ड्यूटी छोड़ नहीं सकता है। इसलिए बेहतर यही है अगर प्राइवेट वाले काम करते हैं वो खाली प्राइवेट डॉक्टरों पे ही डिपेंड रहे। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। डॉक्टर मुजफ्फर के पास आने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ हमारी बातचीत हुई, वो क्या कहते हैं, जरा देखें। पहले से ये मामला है तो इस मामले में आप क्या करें? आज जो हमने एक टीम में बना रहा हूँ जो इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसमें एक ओबस्टैटिशियन होगी, एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा, एक सर्जन होगा, जिसमें एक ऑल रिलेटेड पीडियाट्रिशियन होगा, और वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर करेंगे। जो यहाँ पे नर्सिंग होम्स हैं जहाँ पे जच्चा बच्चा का काम होता है, जब कोई नर्सिंग होम खुलता है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? इस मामले में ये आया कि उन्होंने ये कहा, इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर वहाँ पे पीडियाट्रिशियन मौजूद नहीं था, बच्चे को जब एब्सेस हुआ उस पर वो भी किसी ने नहीं देखा। नहीं, एज पर नॉर्म्स और गाइडलाइन है कि बहुत ये जो चाहे हॉस्पिटल कोई प्राइवेट बने चाहे गवर्नमेंट में बने या कोई नर्सिंग होम है, इसकी अपनी गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन के बाद ही वो फुलफिल जो क्राइटेरिया करते हैं तभी उसका जो लाइसेंस देते हैं या उसको ऑपरेट करने का परमिशन देते हैं गवर्नमेंट तभी देती है, अदरवाइज उसका परमिशन नहीं हो सकता था। एक जो ये हॉस्टल है या नर्सिंग होम है बहुत पुराना है, उसको वो लाइसेंस होगी, ज़रूर होगी। और जो एज़ पर गाइडलाइन सपोज लैब होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, डॉक्टर ऐसे होने चाहिए, स्पेशलिस्ट की टाइमिंग होनी चाहिए और राउंड द क्लॉक डॉक्टर का कवर होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं अब तो बहुत हैं, पहले तो बहुत कम होते थे। इनका निज़ाम, इन पे नजर गुजर किसको रखनी है कि जब इनकी रजिस्ट्रेशन हुई? नहीं, पूरा होता है। ये पहले डायरेक्टरेट से होती थी, तो फिर आफ्टर 19th ऑफ दिस 5 अगस्त 19 जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, उसके बाद ये CMOs में डायरेक्ट चला गया, हम UT बन गए और CMO साहिबान उसको पूरा देखते हैं। उनका जो पहले जो भी आएगा तो उसका वो गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाता है। इसके बराबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, मटेरियल, इक्विपमेंट, हर कोई चीज़ देखी जाती है, रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंट जो सुपरविजन्स होते हैं, अगर ऐसे तो उन्होंने एक सिस्टम रखा है कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जाएंगे टीम्स CMO लेवल पे जाते हैं। CMO अनंतनाग के CMO ने कल ही मुझे रिपोर्ट दी है, सर मैं 2-4 जगह गया था, फलानी जगह में मैंने ये किया, फिस्तानी बिल्कुल मांगते हैं और क्या करेंगे। तो ये तो कोई गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है, चाहे हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, तो गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं है। जो निगरानी रहेगी, जो निगाह रहेगी, जो प्रोटोकॉल्स रहेंगे, जो उनको करना है वो तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही होगा। और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है हमारे, उसके हिसाब से हमारी टीमें जाती है और इनको चेक करती है। यहाँ कहीं कोई कंप्लेंट हो, जैसे कि आज तो ये तो एक्सट्रीम है, इसमें तो एक टीम बैठेगी जैसे आपको मैंने कहा, और फैक्चुअल नताइज जब आएंगे तो एज पर लॉ एक्शन होगा। LSCS को जो सिजेरियन होते हैं इसमें हम सेकंड टॉप आए हैं पिछली बार, सबसे ज़्यादा LSCS यहाँ होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमने देखा 80 से 90% सिजेरियन होते हैं। क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? ये जिम्मेदारी है कि हम देखिए, देयर इज़ लिमिट टू एवरीथिंग। अगर हम काउंसिल कर सकते हैं, डॉक्टर एक मशवरा दे सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर हमें चाहिए कि जो हम पिछली बार भी हमने, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें ये जो आप कह रहे थे LSCS, हमने अपनी लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तो डॉक्टरों को भी बोला हुआ है। और जो हमारा बेसिक जैसे आशा वर्कर्स है जो ग्राउंड पे होती है, जो फील्ड में होती है, उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है कि वो इन बच्चों को रेडी करे फॉर नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी एज आपको पता है, हमें पीडियाट्रिशियन बेसिकली, तो जो नॉर्मल डिलीवरी है कितना सेफ माँ के लिए और बच्चे के लिए है, अगर इनको कहा जाए बड़े सारे फायदे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आपके पास डिटेल डाटा आता है सिजेरियन कितने हुए? नहीं, आप तो अगर आपका जो आपके पास आएगा हमारे पास क्या नहीं आएगा। डॉक्टर मुजफ्फर, आपने सुना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सुपरविजन के बारे में सवाल पूछा था मैंने कहा अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो फिर इसका देखता कौन है कि जिनके नाम जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल की गई थी, जिनके डॉक्टरों के नाम दिए गए थे, तब वो क्या काम करते हैं? तो आप सुनिएगा उन्होंने कहा क्या कि मुसलसल सुपरविजन होता है। पीडियाट्रिशियन उधार का, ऑन कॉल जिसे हम कहते हैं उधार का, मैं कहूंगा सर्जन उधार का, बाकी जो भी, खाली मुझे जो लगता है, मेरी जो इतलात हैं, अक्सर, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, अक्सर इदारों में जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनको वो भी कुछ ज्यादा स्किल्ड नहीं होते।
तो ये जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम उन पे नजर गुजर कर रखते हैं और मुसलसल इनकी कड़ी निगरानी होती है, आप क्या कहते हैं? देखिए शबीर साहब, हमारे ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमारे इदारे हैं, जहाँ से जो लाइसेंसिंग इदारे जो मतलब एनओसी फराहम करते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए, या बाकी इदारे भी हैं बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए, ईंट का भट्ठा हो, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो उनके लिए इदारे होते हैं जो उनको एनओसी फराहम करते हैं, क्लियरेंस देते हैं कि चलाइए, आप ये इदारा चला सकते हैं, आप इस नर्सिंग होम को चला सकते हैं, आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे फैक्ट्री डाल सकते हैं, आप यहाँ पे कारखाना बना सकते हैं। क्या उनका काम इतना ही है वो एनओसी दे दे? क्या बाद में उनका काम नहीं है देखना कि मौके पे जो उन्होंने लिख के दिया है, जो उन्होंने एफिडेविट पे लिख के दिया है, जो उन्होंने लवाजमात पूरे करने थे, क्या ये बराबर हैं कि नहीं? लिख के देते हैं। हेल्थ सर्विसेज तो कहते हैं हम देखते हैं, वही है ना, नहीं देखते, नहीं जाते हैं। अगर देखते, अगर वो चेकिंग के लिए जाते, रेगुलरली चेक्स एंड बैलेंसेस होती, आज ये वहां पे नहीं होता ना, वो फिर नहीं होता वहां पे, ये तो वहां पे पेडियाट्रिशियन होना चाहिए था। और ये हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और बाकी नर्सिंग होमों की बात मैं क्या करूं, वहां तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो डिलीवरियां यहाँ पे क्या बोलते हैं मेडिकल शॉप्स के अंदर होती है। अफसोस की बात है, ये तो अफसोस की बात है। तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम खाली नहीं है कि एनओसी फराहम करना, उनका काम है बाद में चेक्स एंड बैलेंसेस करना। आफ्टर एवरी 2 months 3 months they must visit these institutions, they must visit these hospitals and take necessary, मतलब वहां पे inspection, they should inspect these क्या बोलते हैं nursing home, they should inspect these hospitals and see whether there is adequate number of doctors available or not, whether there are adequate number of specialists available or not, क्या वहां पे gynecologist है, क्या वहां पे pediatrician है, क्या वहां पे सर्जन है, क्या एनेस्थेटिस्ट हैं। मुझे लगता है कि और वो आते कब है, ज्यादा ध्यान में देना है, क्या आते भी हैं, क्या आते भी हैं, क्या खाली पेपर्स में हैं। हमने तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बाहर देखे हैं, वहां ऑन पेपर हैं उनको, फिर वहां पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आती है, चेक करती है, उनको रजिस्ट्रेशन देती है, बोलते हैं हाँ जी ये है, ये है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ये दे शुड बी देयर, दे शुड बी अवेलेबल देयर। हाँ, आप जो है सर्विस चार्जेस ले लीजिए, लोगों से आप ले रहे हैं पैसे, वो पे करते हैं लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये नहीं है। मतलब हमारे तो यहाँ सरकार, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां का भी निजाम बहुत खराब है। ये तो खाली प्राइवेट में ही नहीं है, इवन सरकारी में ही। तो इसका जो मेन चीज यही है, जो हमारे डॉक्टर साहिबान जो है प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर वहां भी जाते हैं, वो असल में बहुत थक जाते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज है ये, आप मुझे बताइए, सुबह 6:30 बजे प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर जो स्टार्ट करेगा, 6:30 से 10 बजे तक पहले प्रैक्टिस करता है, 9:45 तक, फिर निकलता है ड्यूटी पे 4 घंटा। वो कब उठता है नींद से, फिर कब जाता है क्लिनिक, फिर जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि कंसल्टेंट मैं फिजिशियन की बात करूंगा, वो देखता है सवेरे 200 पेशेंट अपने क्लिनिक में, पहले 2-2.5 घंटे, फिर जाता है हॉस्पिटल, वहां पे 300-400। एक मिनट, उमरधर को लाना चाहूंगा। उमर, आपसे एक सवाल सीधा पूछूंगा, एक सीधा सवाल पूछूंगा उमरधर से। उमर, मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पे अक्सर मेडिकल फैसिलिटीज जो ऐसी हैं, मैं मैटरनिटी मेडिकल फैसिलिटीज की बात करूंगा, क्या ये सच नहीं है कि वो ज्यादातर मेडिकल फैसिलिटीज ऐसे लोग चलाते हैं जो खुद सरकारी ओहदों पे हैं, सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं? ईमान से बताइएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं जगह जो हमारे नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल है। हमारा प्राइवेट नर्सिंग होम, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे फुल टाइम गायनोकोलॉजिस्ट हमारी अवेलेबल है बहुत जगह। लेकिन एक बात मेरी जो है, मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कम से कम बैन होनी चाहिए। प्राइवेट जो है, वो जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो हॉस्पिटल में काम करेंगे, और जो प्राइवेट में काम करेंगे वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को चलाएं, उससे सफ़र नहीं होगा। हमारा जो जनरल पब्लिक है, ये पब्लिक डीलिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं या कोई भी पैरामेडिकल है, कोई भी अदना सा अदना सुई, हमारी हर एक मेडिकल, चाहे हेल्थ है चाहे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, दोनों एज कंपेयर टू सोल्जर काम करते हैं। आप खुद भी देख लीजिए,
वो चाहे डॉक्टर्स हों, वो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, एकदम सोल्जर की तरह वो खड़े रहते हैं। उनका ना पता होता है ना बच्चों का, ना घर का, ना गांठ का, लेकिन फिर भी ये हम पर इल्जामात आयद होते हैं, भाई ऐसा होता है ऐसा। हमें खुद भी दुख होता है, अगर बीमार मरता है क्या हमें दुख नहीं होगा? हम ये नहीं है आपकी सोसाइटी का एक हिस्सा है, लेकिन हमें भी चाहिए कि फैसिलिटी डे बाय डे इंक्रीज करना। अगर किसी जगह कोई फैसिलिटी नहीं है, देखिए एक चीज़ इसमें हो जाएगी, अगर कोई डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब छोड़ना चाहता है, वो प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है, गुड। जो हमारे डॉक्टर्स घरों में बैठे हैं, जिनकी डिग्रियां हैं, उनको चांस मिलेगा गवर्नमेंट में, वो काम वहां पे करेंगे, कोई सफर नहीं होगा। गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से अच्छी तरीके से चलेगी और प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा चलेगा। दोनों सेक्टर्स पैरेलल बॉडीज है तकरीबन इस वक्त। आप देख लिए प्राइवेट सेक्टर भी कितना लोड उठाता है गवर्नमेंट सेक्टर को भी। अगर हम चाहें अब चलो अब गवर्नमेंट ही सारा कुछ करता है, फिर ये जरूरत नहीं पड़ती कोविड में डिविजनल कमिश्नर को, उसने हमें बुलाया, मेरे साथ बात की, कहा कि प्राइवेट सेक्टर को खुला रखो, क्योंकि उनको उतना लोड नहीं उठाता था उस वक्त हॉस्पिटल्स जितना प्राइवेट सेक्टर ने उस वक्त काम किया, क्योंकि LSCS जो थे उस वक्त वो सारे प्राइवेट सेक्टर में आए। आपको ये बात भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। अब डेथ हुई है, ये एक सानिया है। डेथ के बारे में जब किसी का बच्चा मर जाता है, अल्लाह न करे, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। अब एक सेकंड, मैं एक डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर मुजफ्फर के पास जाऊंगा। उमर ने एक जायज मुतालबा दोहराया है जो शायद कई लोग कई बार करते हैं। पहली बात ये साफ करेंगे कि हमें डॉक्टर्स से कोई अनाद है नहीं। डॉक्टर्स उस वक्त हमारे साथ खड़े रहे, कौम के लिए खड़े रहे, जब कोई नहीं था, जब लोग भाग रहे थे अपने रिश्तेदारों से, ये हम भूलेंगे नहीं। लेकिन हम कुछ लोगों की वजह से, जो कुछ लोग हैं जिनको माली फायदा चाहिए या फिर जो सही से निज़ाम नहीं चला सकते, उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को निशाना किसी को बनाने नहीं देंगे। और बातें हम साफ करना चाहते हैं डॉक्टर मुजफ्फर इसी मांग पे कि क्या सरकार को सीधे तौर पे जो गवर्नमेंट में काम करना चाहे, सरकारी डॉक्टर बनना चाहे, वो सरकार में काम करे, और जो प्राइवेट डॉक्टर है, जो प्राइवेट में निजी क्लिनिक खोलना चाहे, अपना कोई भी एस्टेब्लिशमेंट खोलना चाहे, वो अलग से अपना काम करे और साथ में उनकी नजर गुजर हो। आप क्या कहेंगे आखिरी अल्फाज आपसे? देखिए शबीर साहब, बिल्कुल उमर साहब ने जो बात करी, जो हमारे डॉक्टर्स हमने बहुत जबरदस्त काम किया, खासकर कोविड में आपने खुद देखा जब सब लोग अपने घरों में छुप करके बैठे थे तो यही लोग बेचारे आगे थे। बट इसमें भी कुछ लोग हैं, आपको पता ही है, आपने भी बात कही कि इसमें जो है फिर बात की जो है बदनामी पूरे इसमें हो जाती है कम्युनिटी की। और चूंकि ये मसला जो है इंसानी सेहत का है, और जब इसमें लापरवाही होती है इसमें डेथ हो जाती है। अगर रोड खराब हो जाएगा उसमें ये हो जाएगा, अगर बिजली का खंभा गिर जाएगा उसमें, तो चूंकि यहाँ पे डेथ होती है इसलिए लोग वोलेटाइल हो जाते हैं ज्यादा और फिर पूरा इसमें आ जाता है। तो आपने बिल्कुल सही बात करी, इसमें जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी सरकारी नौकरियां भी करते हैं, मतलब ये मुमकिन नहीं है अगर वो सुबह 200 पेशेंट देखे, फिर वो वहां से अपने जो सरकारी हॉस्पिटल में जाए, फिर वहां पे 400 पेशेंट देखे, फिर जाके फिर शाम को 300 पेशेंट देखे। अगर फिजिशियन ही हो या सर्जरी कोई करता है, वो सवेरे 2 सर्जरी करेगा, फिर वो अपने अस्पताल में 2-4 सर्जरी करेगा, फिर शाम को 3 सर्जरियां करेगा, वो तो मर जाएगा। वो तो इंसान ही है ना आखिर, तो बाद में वो इंसाफ नहीं कर सकेगा, ना तो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस से इंसाफ कर सकेगा, ना वो डॉक्टर साहब जो है अपने सरकारी नौकरी के साथ इंसाफ कर सकेगा। वो बहुत सारे डॉक्टर इसमें ऐसे पोस्टेड दूर है, श्रीनगर शहर से 30 किलोमीटर दूर है, कोई पुलवामा में है, कोई खान साहब में है, कोई चाडोरा में, कोई सारे शरीफ में, फिर वहां से आना, गाड़ी चलाना, मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो है उनको सोचना चाहिए, सरकार कोई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। क्या सरकारी डॉक्टर खाली सरकारी प्रैक्टिस ही कर सकता है, खाली सरकारी नौकरी कर सकता है, कि वो प्रैक्टिस भी कर सकता है? अगर उनको जो है खाली जो सरकारी नौकरी करनी है, फिर चाहिए सरकार को कम से कम उनकी जो सैलरी बढ़ाए, उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे, जैसे यहाँ जो हमारे स्कीम्स में। तो सेम इज द केस विद, अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो उसको फिर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छे से आ जाएंगे, और प्राइवेट जो हमारा प्राइवेट सेक्टर भी उससे फ्लोरिश होगा, उसमें जो सर्विसेज अच्छी मिल सकती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर मुजफ्फर। उमर धार हमारे साथ मौजूद है। उमर, आपने एक सही मामले की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं ये जो मामला है, अभी का जो मामला है, पहला मामला नहीं है। अगर हम देखें, क्या आपकी नॉलेज में, आपकी दानिश में ऐसे इलाके नहीं हैं, जैसे डॉक्टर मुजफ्फर ने कहा कि मेडिकल शॉप्स में भी बच्चों का जन्म किया जाता है और LSCS किया जाता है?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल शॉप में LSCS करना तो नामुमकिन है, इसके लिए तो OT चाहिए, बाकी चीज़ चाहिए। तो ये खवातीन मर भी गई ऐसे मामलों में। नहीं, वो बात हो सकती है आपकी सही, लेकिन वैसा नहीं हो सकता है। जो प्रोफेशनल होगा, जिसने देखा होगा, जो मेडिकल प्रोफेशन से आया होगा, जिसके सीने में कटसी होगी, सबसे पहले कटसी होनी चाहिए। प्रोफेशनल होगा, हाँ बिल्कुल। अगर किसी को पैसा कमाना है, वो तो किसी जगह पर, वो सड़क पे भी LSCS कर सकता है, कैंडल लाइक सर्जन जैसे थे। लेकिन मसला है, जो ये आपने कहा कि ये इस तरीके से ये नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छे लोग भी हैं, किसी किसी जगह आप किसी नहीं, को, हाँ बिल्कुल है, कोई हर एक जगह गुड और बैड है, किसी भी जगह। अब उनकी वजह से वो बेचारे बदनाम हो जाते हैं। आप देख लिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को कैंसर होता है, किसी के ट्यूबरकुलोज होता है, किसी को LSCS होता है या नॉर्मल डिलीवरी, हम किस तरीके से इसका करें? डॉक्टर ही एक ऐसा होता है अल्लाह के बाद, इसको एक भरोसा होता है कि ये मुझे बचा सकता है। ये आप किसी बीमार से पूछ लो कि क्या कटसी होती है डॉक्टर और उसके दरमियान, ताकि लोग बच जाएं। डॉक्टर का हर हमें, चाहे टेक्नीशियन, बिल्कुल उमर, एक यकीन होता है डॉक्टर पे, एक मरीज का, कि ये जो डॉक्टर है, मैं अब महफूज हाथों में हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। उसी यकीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जो इसको बिजनेस बना के चलते हैं। बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करें तो कोई एतराज नहीं है। लोग बिजनेस करते हैं, मेडिकल ये भी एक बिजनेस है, लेकिन जो प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं उनको सामने रखना जरूरी है। और साथ में जिन लोगों की जिम्मेदारी सरकार में है कि वो इन पे नजर रखें, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और ऐसे मामलात सामने ना आए। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। हमने ये पहला वाकया नहीं है, मैं दोबारा दोहराता हूँ ये मामला कि ये पहला वाकया नहीं है। मैंने भी लालदेद अस्पताल में कई वाकये देखे, हालांकि डॉक्टर की कभी गलती नहीं थी, कभी किसी एक शख्स की गलती थी, कभी दूसरे शख्स की गलती थी, और कभी कभार डॉक्टर भी हमारे प्रेशर में है। लेकिन प्राइवेट इदारे में जब कोई शख्स जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि यहाँ मुझे अच्छी सहूलत मिलनी चाहिए, मिलेंगी और वो मिलनी चाहिए। इसी के साथ आप आज जेके खास इसी पे इख्तिताम करेंगे। एक और मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। डॉक्टर मुजफ्फर उमरधार, आपका शुक्रिया।